हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जैकबोर्ड का नोटिस है कि आप लोगों का PYQ आप लोगों को करने के लिए कहे जा रहे हैं। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट घबरा चुके हैं, सर हम लोगों को PYQ कहाँ मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का 2020 से लेकर 2023 तक जितना भी PYQ है यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का। हम लोगों ने हिस्ट्री का लेक्चर 1 और लेक्चर 1 बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपका 2020। आप देख सकते हैं, एक बार इजीली से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं आज फोटो क्लिक करके नहीं बल्कि मैं आज टाइप करके लाया हूं ताकि आप लोगों को हिस्ट्री में आप लोगों को बताने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इस कारण से मैं पूरा का पूरा बेस जो है टाइप करके लाया हूं, ये सेट 1। और एक PYQ में यानी 2020 के पेपर जो आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो भी दिख रहा है आपको, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सेट 1 बताने की कोशिश करूंगा। सेट 1 को जब आप लोग फुल्ली बेहतरीन तरीके से देख लेंगे तो आप लोग बताइएगा कि सर हम लोगों को सेट 2 भी बताइए, तो मैं सेट 2 भी आप लोगों को लेकर आने की कोशिश करूंगा 2020 का, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, फुल सोल्यूशन होगी और ये पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। और एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन के आगाज करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा आप देख लीजिए नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर कि आपने सब क्वेश्चन लाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं पेपर को कटिंग करके इसलिए नहीं लाया ना क्योंकि देखिए बहुत हिलता था और उसके बाद जो है ना थोड़ा अजीब टाइप का दिखता था। आप लोग हिस्ट्री में दोनों लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, तो एक बार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। निश्चयवाद की संकल्पना दिया है, दूसरा में दिया है कि अमेजन नदी में बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। आप इजीली से यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास देखने के बाद अच्छा लगे तो डन कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? तो इसको हम लोग बोलते हैं सर फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको कहते हैं सर? फ्रेडरिक रेटजेल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव है और सारा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या। किस प्रकार की जनसंख्या है? तो बताएंगे सर वो होगी हम लोग का विरल जनसंख्या। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्न में से कौन संचार सेवा के अंतर्गत आता है? संचार सेवा के अंतर्गत आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो संचार सेवा के अंतर्गत आने वाले वो था इंटरनेट। क्या हो जाएगी? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट में सर, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो कहां पे स्थित होगी? तो बता देंगे सर वो रूस में स्थित है। कहां पे? रूस में स्थित है। और जो भी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग एक बार PYQ का बेहतरीन तरीके से रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। और एग्जाम से पहले अगर आप लोग चाहते हैं सर ऑल PYQ का प्लस ऑल ब्लूप्रिंट का एंड ऑल आप लोगों का जो सिलेक्टेड सेट में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, सारा का क्विक रिवीजन होना चाहिए। क्या क्विक रिवीजन होना चाहिए? तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आप लोगों का पूरा ताबड़तोड़ क्लास देने वाला हूं आपका यूट्यूब पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? देखिए मेरे लाल, भारत में सबसे पहले सफल जनगणना हुई थी 1881 में, लेकिन पहली बार जनगणना हुआ था सर 1872 में। और ये हुआ था सर 10 के आधार पर, मतलब हर एक 10 साल बाद काउंट होती थी इसके अनुसार, और इसमें हर एक 5 साल बाद काउंट किए जाते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन 6, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि सर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं ना 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंट टाइम में मेरे लाल देखा जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ ओरिजिनल समय अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन पे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि भारत का सबसे गरीब राज्य। प्रेजेंट टाइम का तो डाटा नहीं है, ये तो क्वेश्चन आपका 2020 का दिखा हुआ है। तो 2020 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा सबसे गरीबी राज्य होगा मेरे लाल झारखंड। क्या हो जाएगी? झारखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहां किया जाता है? गन्ना उत्पादन सबसे अधिक याद रखिएगा यूपी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। कहां मेरे लाल? लखनऊ में है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर लखनऊ जो है ना गोमती नदी, क्या गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? जो डायमंड हार्बर है वह हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर?
हुगली नदी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? वह कौन सा उद्योग है जिसका कच्चा माल जो है ना हम लोग जंगलों से प्राप्त करते हैं? कहां से? तो बताया गया है सर वन मतलब होता है सर जंगलों से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर कागज का उद्योग। क्यों? क्योंकि देखिए कागज का उद्योग जो है ना, कागज का फैक्ट्री में पेड़ों के पत्तियां और पेड़ों के छाल का हम लोग उपयोग करके जो हम लोग पेज जो हम लोग दिख रहे हैं ना, ये पेज बनाया जाता है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले किस देश ने कागज बनाया था, तो याद रखेगा चीन वो देश है। क्या हो जाएगी? चीन वो देश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है? लोह युक्त खनिज हो जाएगी सर बॉक्साइट। क्या हो जाएगी? बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अब यहां से आपका 11 से लेकर 20 तक सारा क्वेश्चन का आंसर आपको 2-2 मार्क्स का दिया गया था, और हर एक क्वेश्चन आपको 30 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। और यहाँ पे मैंने लगभग 50 प्लस शब्द लेकर आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं और अपने भाषा में उत्तर ले। देखिए मेरे लाल, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। यहाँ पे आपका लिखा गया मेरे लाल कि जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन द ऑन वर्ड हैज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। मतलब आपसे पूछा गया, यहाँ पे लिखा रहता है साफ साफ भाषा में कि विद्यार्थी कृपया अपने भाषा में उत्तर देने की कोशिश करें। आप जितना ही बेहतरीन तरीके से अपने लैंग्वेज में यूज कर सके और अपने लैंग्वेज के साथ साथ साधारण भाषा में लिखेंगे, उतना बेहतर होगा एग्जामिनर के लिए। जब वो पढ़ेंगे तो लगेगा स्टूडेंट्स ने कितना बेहतरीन तरीके से स्टडी किया है और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया है। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रकृति का मानवीकरण आपसे पूछा जाएगा, तो प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं समझिएगा। मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है। मानव बिल्कुल, हम लोग जो ह्यूमन है ना, हम लोग स्वतंत्र है, हम लोग कहीं भी हम लोग को कोई बांध के नहीं रखा है। प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। जब मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है, प्रकृति में जो भी गॉड गिफ्टेड है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी चीज है, उसका हम लोग क्या करते हैं, जो अब मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाते हैं, तब उसके क्रियाकलापों की छाप प्रकृति वातावरण पर भी पड़ती है। मनुष्य अपने जीवन को भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लेता है और अपने शक्ति एवं विकास के स्तर के अनुसार वातावरण में अवश्य परिवर्तन कर लेता है। इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण क्रियाकलाप की छाप आज सर्व दिखाई देती है, जैसे गांव, खेत, नगर, सड़कें, रेलवे मार्ग, खाने, बंदरगाह आदि। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखिएगा अभिव्यक्ति। कुल मिलाकर बोलने का मकसद, अगर आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक मानवीकरण क्या है, तो बताएंगे सर कि प्रकृति द्वारा दिए गए मानव स्वतंत्र रूप से जीवन यापन गुजारते हैं। प्रकृति द्वारा दिए गए कोई भी चीज को वो व्यक्ति जो है समान रूप से स्वतंत्र रूप से उपयोग करके किसी तीसरे वस्तु के निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानवीकरण। बस आपको यहाँ पे 2 मार्क्स में ज्यादा नहीं लिखना है, कोशिश कीजिएगा अधिकतम आपको 30 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि बृहद उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। आपको 2 ही अंतर लिखना है। जब 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2 ही अंतर लिखना है, लेकिन आपसे पूछा गया है 2 मार्क्स का तो 2 आंसर होना चाहिए। मैं 4 लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले अगर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, बृहद उद्योग मतलब बड़ा सा उद्योग, लघु उद्योग मतलब छोटा सा उद्योग। पॉइंट नंबर 1, वस्तु भारी मात्रा में या भारी संख्या में उत्पन्न की जाती है। इसमें बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो बड़ा बड़ा सामान और बहुत ज्यादा सामान का इसमें उत्पादन होगी। ठीक, इसको ऑपोजिट कर लेना है, इसमें हल्का और कम मात्रा में होती है। पॉइंट 2, अधिक मात्रा में पूंजी, संयंत्र तथा मशीन की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है ना कि जब बड़े फैक्ट्रियों के हम लोग निर्माण करेंगे तो बड़े बड़े मशीनों की हम लोगों को आवश्यकता होगी। लेकिन मैं अगर कुटीर उद्योग की बात करूं, लघु उद्योग की, लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, अर्थात कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मतलब जो छोटा उद्योग है ना, कहीं पे जाके हम लोग बसा सकते हैं और बसाने के बाद वहां पे उत्पादन कर सकते हैं। प्रति इकाई वस्तु का होता है। लघु उद्योग में मशीनीकरण, कल, पूर्व एवं शक्तियां का प्रयोग होती है। देखिए आपको 2 ही पॉइंट लिखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको तैयार कर लेना है तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आपके पेपर में 2 मार्क्स का पूछा है तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इजिली से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए और पॉइंट लिखा है, 5 पॉइंट था। ठीक है, एक बार पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। हो सके 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का,
5 मार्क्स का छप जाए, क्योंकि यह चर्चित क्वेश्चन में आता है। यह भी आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। सोचिए मैं कितना बड़ा आंसर लिखा हूं, बस समझाने के लिए लिखा हूं। प्राकृतिक प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रह विश्व के किन क्षेत्र में किया जाता है? तो किस क्षेत्र में किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि किन क्षेत्र में किए जाते हैं। ये आप लोगों से पूछे गए हैं, मतलब हम सभी से पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको इजीली से यहाँ पे दिख रहा होगा और लिखा गया है कि 30 शब्दों से ज्यादा ना लिखे। लिखिए प्राकृतिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रह विश्व में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में किया जाता है, जो अत्यंत ऊंचे अत्यंत निम्न अक्षांशों में स्थित है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन जैसे ब्राजील, पेरू, ये सब आपको नहीं लिखना है। आंसर इसका कहां से कहां तक लिखना है मेरा लाल समझेगा। प्राथमिक क्रिया, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ उसको इतना ही आंसर लिखना है। प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रह विश्व में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में किया जाता है। 2 क्षेत्रों में किया जाता है जो अत्यंत ऊंचे और अत्यंत निम्न अक्षांशों में स्थित है। निम्न अक्षांश में में अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, यत्र तत्र बिखरे हुए भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। इतना आपको लिख लेना है बस, और इधर आपको छोड़ देना है। 2 मार्क्स का है, आपको इतना ही लिखना है। प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रह विश्व में 2 क्षेत्र में पाया जाता है। एक क्षेत्र का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर, एक हो जाएगा अमेजन के बेसिन और दूसरा हो जाएगा सर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग। डाउट? बस इतना ही लिखना है, इधर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सड़क मार्ग के क्या फायदे हैं? मैं 4, 5, 6 पॉइंट लेकर आया हूं, इसलिए कि अगर आपके पेपर में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको कैसे लिखना है। लेकिन 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट से ज्यादा, 3 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको आप लोग कॉपी पे छाप लीजिएगा। मतलब सड़क मार्ग जो है ना, सड़क जो हम लोग सड़क पे चलते हैं तो इसका क्या प्रॉफिट है हमारे जीवन पे, ये आपसे पूछे गए। पहला पॉइंट सर, सड़क के विकास से देश में औद्योगिकरण मतलब होता है फैक्ट्री, विकास को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण विकेंद्रीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया और श्रम की गतिशीलता को प्रोत्साहित करके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के माध्यम से बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि खेतों तक पहुंचाए जाते हैं। आप ही बताइए, अगर सड़क नहीं होगी तो क्या हम लोग खेतों तक खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य होते हैं, गोबर वगैरह, यूरिया, डीएपी कुछ भी होता है, क्या हम लोग पहुंचा सकते हैं? नहीं, हम लोग बीज को भी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए सड़क इतना इंपॉर्टेंट रखती है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए कि उनका घर तक सारा सामान को पहुंचाया जाता है। ये हम लोग का पॉइंट नंबर 2 में है। सिंपल सा भाषा में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी लैंग्वेज में हम लोग को लिखना है। सड़क बनने से हम लोग को क्या क्या फायदा है ये सब लिखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि परिवहन के अन्य साधनों की सफलता सड़क परिवहन के विस्तार पर ही निर्भर करती है। मतलब सड़क परिवहन जो है ना सबसे सुव्यवस्थित है। क्यों? रेल परिवहन भी है, वायुयान परिवहन भी है, जल मार्ग भी है, लेकिन देखा जाए सबसे ज्यादा चर्चित अगर है तो है सड़क परिवहन। सड़क द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने से वहां शिक्षा प्रसार हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि सड़क द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने से वहां शिक्षा प्रसार हो रहा है। कैसे? देखिए बहुत सारे ऐसे गांव में, थोड़ा सा झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, झारखंड का बहुत सारे ऐसे गांव है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगर उनको मुख्य सड़क से उनके गांव के सड़क को जोड़ दिया जाए तो वहां से व्यक्ति आना जाना कर सकते हैं, वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, कॉलेज हो या स्कूल जा सकते हैं और आ सकते हैं, और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में प्रहार कर सकते हैं एक सड़क व्यवस्था। अगला पॉइंट है कि इससे सड़कों के माध्यम से माल ढोने में समय और इसकी देखभाल की लागत में बचत होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें माल ढोना या इसमें बोल सकते हैं देखभाल करना, देख रेख करने के लिए भी तो हम लोग को सड़क चाहिए ना। सिर्फ किसी जंगलों में फैक्ट्री खोल देने से नहीं होगा, उसको देख रेख करने के लिए भी हम लोग को एक सड़क चाहिए। तो इसके माध्यम से हम लोग के लिए सड़क व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? देखिए मेरे लाल, व्यापार संतुलन इसका बहुत बड़ा डिफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स से लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का ही छपेगा कि व्यापार संतुलन क्या है। ठीक है, समझिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः सभी एक दूसरे देश के साथ माल का आयात निर्यात करती है। बिल्कुल, अगर आयात निर्यात नहीं करेंगे तो कोई भी देश डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है, और जब एक देश में दूसरे देश की वस्तुएं एवं उत्पादन भेजे जाते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। क्या? जब एक देश में दूसरे देश को वस्तु एवं उत्पादन भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। जब एक देश में दूसरे देश से वस्तु एवं उत्पादन मंगाए जाते हैं
तो उसको आयात कहते हैं। अगर हम लोग अपने भारत देश से चीन कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं बेचने के लिए तो उसको हम लोग निर्यात कहेंगे। अगर चीन से कोई प्रोडक्ट भारत बेचने के लिए आ रहा है या हम लोग ला रहे हैं, इसको हम लोग आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। आयात एवं निर्यात के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। बस हो गया इसका आंसर, यहां ही लिखना है, यहां से यहां तक। क्या लिखना है? आयात एवं निर्यात के बीच के डिफरेंट को ही हम लोग बोलते हैं सर व्यापार संतुलन। क्या कहेंगे सर? व्यापार संतुलन। आज के बाद चाहे इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो या आपका ज्योग्राफी सेक्शन का क्वेश्चन हो, आपको आंसर इतना ही लिखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः कोई भी देश एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ नहीं रहेगी तो फिर वह नहीं कर सकता है कुछ भी। और साथ माल का आयात निर्यात करते हैं। जब एक देश में दूसरे देश की वस्तुएं, जब एक देश में दूसरे देश में वस्तुएं भेजी जाती है तो हम लोग उसको निर्यात कहते हैं। जब दूसरे देश के सामान को हमारे देश में आकर बेचते हैं तो इसको हम लोग आयात कहते हैं। और इसी आयात और निर्यात के बीच के डिफरेंट को हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। आशा करते हैं मेरे लाल कि आज के बाद अगर आपके पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन छप जाए तो आप लोग इजीली से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो ग्रामीण का मतलब हम लोग देहाती का, हम लोग देहाती है, और शहर में जो है वो शहरी है। बहुत अंतर है। आप अपनी तरफ से भी आंसर क्रिएट कर सकते हैं इस चीज का, कोई जरूरी नहीं कि इसी लैंग्वेज भी करना है, लेकिन हाँ थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ग्रामीण वस्तुएं, ग्रामीण बस्तियों के निवासियों का व्यापार, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, आखेट, लकड़ी काटना, वन पोच एकत्र करना तथा खान करना होता है। ये सभी प्राथमिक क्रिया व्यवसाय होती है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ये सब आते हैं। और प्राथमिक क्रिया में काम करने वाले व्यक्ति जो है ग्रामीण इलाका होता है। ठीक इसका ऑपोजिट नगरीय बस्तियों के निवासियों द्वारा द्वितीय व्यवसाय में संलग्न होते हैं। क्या? नगरीय व्यवसाय में जो व्यक्ति होती है वो व्यवसाय में, बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, और ये हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं 2020 का, और सेट नंबर 1, सेट 2 में बताऊंगा 2020 के बाद 2022 का 23 का। अगर ज्योग्राफी सेक्शन का PYQ देखना चाहते हैं, PYQ, तो बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ग्रामीण आदिवासियों में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन होता है यथा अनाज, कपास, जूट, ऊन, रेशम। ये हमारे आवश्यकता के लिए हम लोग पूरा खुद कर लेते हैं। अगर हम लोग आलू की चाहिए तो हम लोग आलू का उत्पादन कर लेते हैं। हम लोग प्याज चाहिए तो हम लोग देहात में प्याज का उत्पादन कर लेते हैं। पर ग्रामीण इलाके के लोग के पास ना जमीन उतना नहीं होती है, जिस कारण से वो व्यापार करते हैं। और वो क्या करते हैं, हम लोग जो सामान घर में उत्पादन करते हैं वो सामान को मार्केट से खरीद कर लाते हैं। बस इसको ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना है। 2 मार्क्स का था, आपको 2 ही पॉइंट लिखना है, बाकी मैं 3-4 पॉइंट लेकर आया हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए 4 मार्क्स 5 मार्क्स का तो आप इजीली से कर सकते हैं। जैसे गांव की जनसंख्या सघन होती है। गांव की जनसंख्या जो है ना एकदम विरल होता है। क्या होता है? विरल होता है। अगर मैं बात की चलो कि शहर की जनसंख्या ग्रामीण की तुलना में अगर नगरी की जनसंख्या में देखूं तो सघन होती है। सघन मतलब आप लोगों का सटा हुआ, डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है। ग्रामीण इलाके में जनसंख्या घनत्व कम होती है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ग्रामीण में लोग भाईचारा, प्यार, लगाव अधिक होता है जो ग्रामीण इलाके में होती है। लेकिन मैं अगर नगरी में बात करूं तो लोग दूर दूर तक अधिक होती है, अतः आपस में लगाव बहुत कम होता है, क्योंकि ग्रामीण में किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप में से भी कोई है ग्रामीण इलाके में से तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों का लगाव उतना नहीं होता है जितना गांव के लोग होते हैं। सुबह हुआ, ठंडा के दिन हुआ, पूरा बस्ती उठ के आ गया, अब आग धरा के, आग जला के वो लोग आप तापने शुरू कर दिया। लेकिन आप चले जाइए ग्रामीण इलाके छोड़कर, शहरी चर नहीं मिलेगा आपको। ये होता है एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नगर एवं महानगर की परिभाषा दे। नगर किसे कहते हैं और महानगर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। देखिए मेरे लाल, नगर और नगरी का परिभाषा यहाँ पे आपको, नगर की परिभाषा विभिन्न देशों में नगरों की परिभाषित करने के लिए विभिन्न आधार एवं नियम अपनाए जाते हैं जो बदलते भी रहते हैं। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना में नगरों को परिभाषित करने के लिए निम्न 2 मानक बताए थे। एक हो जाएगा संवैधानिक, एक हो जाएगा जनगणना नगर। अब इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लेना है। देखिए 2 मार्क्स का है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। आपको बस इतना लिखना है कि नगरीय परिभाषा देने के लिए 2 दशाएं बताया गया है 2001 की जनगणना के अनुसार। पहला हो जाएगा संवैधानिक नगर, दूसरा हो जाएगा जनगणना नगर। ठीक है, अगर मैं बात करूं शहरी नगर की, महानगर की, तो महानगर का परिभाषा क्या होता है?
महानगरीय क्षेत्र एक विशाल जनसंख्या केंद्र और उसके पड़ोसी क्षेत्र को मिलाकर होता है। महानगर मतलब मतलब महान, महान मतलब बहुत बड़ा हो, ठीक है, उसको हम लोग महानगर कहते हैं। इसमें एक कदम निकटता से जुड़े शहर एवं अन्य प्रभावित क्षेत्र भी गिने जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़े शहर के नाम से ही इस क्षेत्र के नाम जाना जाता है, ठीक है। मतलब 4-5 को अगर छोटा छोटा याद रखिएगा, छोटा छोटा देश नहीं बोल सकता, शहर है, और एक बड़ा सा शहर है, तो इसी के नाम से ना इन सब शहरों का नाम जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया गया था। अब आते हैं सर धात्विक और अधात्विक, जैसे जिसमें धातु पाए जाते हैं धात्विक, जिसमें धातु नहीं पाए जाते अधात्विक। बस आपको 2 ही मार्क्स का ये क्वेश्चन है। धात्विक खनिज में धातु कच्चे माल रूप में होती है, धात्विक खनिज में धातु कच्चे माल के रूप में होती है। और ये क्वेश्चन हम लोग शायद देख रहे हैं 18 नंबर, एक बार मैं दिखा देता हूं ताकि आपको पता चलेगा। ये देख रहे हैं, देखिए ये हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, आप इजीली से देख सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए नगर एवं महानगर में परिभाषा दे। अभी हम लोग 18 नंबर में डिस्कस करेंगे धात्विक एवं अधात्विक, और 19 नंबर में डिस्कस करेंगे भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा सुव्यवस्थित है क्यों, और 20 में डिस्कस करेंगे सूखा क्या है, ठीक है, समझिएगा। तो धात्विक खनिज में धातु कच्चे के रूप में होती है, और धात्विक खनिज में धातु नहीं होती है। धात्विक खनिज को एक बार प्रयुक्त करने के बाद पुनः फिर में प्रयोग में लाया जा सकता है। जो धात्विक खनिज होती है इसका हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद हम लोग इसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अधात्विक खनिज को बार बार प्रयोग में नहीं ला जा सकता है, और उन्हें सरलता से पिघाला जा सकता है। और हम लोग धात्विक खनिज को हम लोग पिघाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग पिघाल नहीं सकते। और धात्विक खनिज को अगर मैं बात करूं कि अधात्विक खनिज अगर आपके पेपर में 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ जाए तो पूरा डेफिनेशन आपको लिख लेना है। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा धात्विक और धात्विक खनिज में क्या डिफरेंट है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिए मेरे लाल, ये डिफरेंशिएशन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और धात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल पूछे ना तो जैसे धात्विक खनिज हो जाएगा मैग्नीज, टंगस्टन, क्रेमेटाइट, लोहा, इसको हम लोग पिघाल सकते हैं। लेकिन अगर अभ्रक की बात करूं तो अभ्रक को हम लोग पिघाल नहीं सकते, चूना को हम लोग पिघाल नहीं सकते, पत्थर को हम लोग पिघाल नहीं सकते, और इसको हम लोग बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते। इसको हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं पिघाल करके, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। बहुत बड़ा आंसर में लेकर आया हूं, आपको शॉर्टकट में बताना है कि भारत में सड़क व्यवस्था रेल मार्ग की तुलना में बेहतरीन तरीके से है, बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रेल मार्ग जो है ना हम लोग सभी जगह पर बिछा नहीं सकते, लेकिन सड़क व्यवस्था हम लोग कहीं भी सड़क को बना सकते हैं और किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वार तक हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत लंबे लाइन की आवश्यकता होती है, करंट की आवश्यकता होती है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जिस कारण से हम लोग हर एक जगह पर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताएगा कि हमारे देश में सड़क मार्ग का प्रारूप भौतिक बनावट से प्रभावित है। पर्वतीय तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में सड़क निर्माण तथा उनका रखरखाव बहुत खर्चीला होती है। इसलिए हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में तथा राजस्थान में सड़कों का जाल बहुत विरल है। इसके विपरीत उत्तरी मैदान में सड़कों का जाल बहुत घना है, क्योंकि इस प्रदेश की समतल भूमि पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती है और हम लोग सड़क को ना इजीली से बना सकते हैं। सड़क को हम लोग आसानी से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग रेल लाइन को आसानी से बना नहीं सकते, उसमें करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्चा होगा। लेकिन सड़क बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन होता है ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और आगे लिखा गया कि आसानी से बनाई जा सकती है। अतः पंजाब हरियाणा में सड़क का जाल बहुत घना है, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में सड़कों का जाल घना है। दूसरे सड़कों मार्ग का विकास आर्थिक विकास से प्रभावित होती है। आर्थिक स्तर के प्रदेशों में सड़क मार्ग का विकास बहुत कम होती है। मतलब इस तरह से आपको देखिए ये आंसर तो आपको लिए है ही, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से लिखते हैं कि ग्रामीण इलाके में सड़क को हम लोग शहरी से जोड़ सकते हैं, पर हम लोग रेलवे मार्ग को नहीं जोड़ सकते हैं, और सड़क व्यवस्था को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं होती है, लेकिन रेलवे मार्ग बनाने में हम लोग को अधिक खर्चा होती है। इस तरह से आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं। 2-4 पॉइंट लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स का मिल जाएगा, ज्यादा मार्क्स भी नहीं पूछा गया है। अब देखिएगा सूखा क्या है। सूखा क्या होती है? अब सभी को पता है कि सूखा क्या होता है। जहां पे बारिश नहीं होती है, मैं एग्जांपल ले सकता हूं राजस्थान, जहां पे बारिश नहीं होती है उस क्षेत्र को हम लोग अक्सर सूखा के नाम से हम लोग जानते होंगे। तो इस तरह से सूखा के बारे में आप लोग डिफिनेशन कर लेंगे। अब बात रही सर हम लोग का जो क्वेश्चन है अब हम लोग देखने वाले हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 है,
आपका चार क्वेश्चन होंगे 21 में, और हर एक क्वेश्चन जो है ना 5-5 मार्क्स का है, मतलब आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगी। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2। कितना ऐसे स्टूडेंट है जो सेट 2 के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, देखते हैं, कमेंट कीजिएगा एक बार। मिलते हैं नया वीडियो।